नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न हमारा, कृषि 7वीं अनुसूची की किस सूची में आता है? ये राज्य सूची में आता है आपका कृषि। ये हमने यहाँ पर देखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। बिल्कुल सही है। कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों को 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये आपका गलत हो जाता है। केवल उनको 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत 2021-22 के लिए 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 विकल्प सही हो जाता है, यानी सी ऑप्शन। पेट्रापोल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पेट्रापोल और बेनापोल, बेनापोल आपका बांग्लादेश में है। तो इस बंदरगाह के माध्यम से भारत बांग्लादेश का ट्रेड होता है। हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया था? तो निसर्ग चक्रवात अरब सागर में आया था। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अरब सागर में बंगाली खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात बनते हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज इसमें है, इंडियाज़ कोविड टैली 5th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो कोविड का कुल केसेस की संख्या हो गई है भारत में, 5वां सबसे ज़्यादा संख्या केसेस में है। यूएस, ब्राज़ील, रूस और यूके के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा केसेस के साथ 5वें स्थान पर है। अगली न्यूज है, बॉर्डर मीट सेट स्टेज फॉर मोर टॉक्स। जैसे कि जान रहे हैं, हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है। वहाँ पर कल वार्तालाप भी हुई थी। तो उसमें जो लेफ्टिनेंट स्तर की वार्तालाप हुई थी, उसमें कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला, लेकिन आगे की बात के लिए, आगे बात जारी करने के लिए उसने आधारशिला रखी है। तो ये बात बताई गई इसमें। इसमें हमें अगर प्रश्न पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा? विशेष विशेष जो है महत्व का ये है कि कुछ स्थान दे दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कौन सा भारत चीन से संबंधित है या भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है। उसमें आपका, आप समझिए, लद्दाख में कुछ क्षेत्र है, जैसे कि आपका गलवान घाटी हो गया, पैंगोंग सो लेक हो गया, सिक्किम में नाकुला क्षेत्र हो गया, डोकलाम हो गया। ऐसे अगर कुछ नाम दे दिए जाते हैं तो आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, अगला आपका न्यूज़ है, रिजर्व दिल्लीज हॉस्पिटल्स ओनली फॉर रेजिडेंट्स सजेस्ट गवर्नमेंट पैनल। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पैनल की स्थापना की, एक समिति की जो है गठन किया था, जिसने सुझाव दिया है कि जो दिल्ली के अस्पताल हैं, उनको दिल्ली के निवासियों के लिए रखा जाए। अगर बाहरियों के लिए भी खोला जाता है तो 3 दिन के भीतर वो पूरी अपनी क्षमता पार कर जाएंगे। तो ये बात है। दिल्ली में आप जान रहे होंगे, बेड की काफ़ी समस्या है। हॉस्पिटल जा रहे हैं पेशेंट, उनको बेड खाली नहीं मिल रहा है। तो इस बात पे उसने पैनल गठन किया, तो पैनल ने सुझाव दिया है। एक न्यूज़ है कि इंडिया सोलर फेरी सेल्स इनटू ग्लोबल कॉन्टेस्ट। तो जो भारत की पहली सोलर फेरी, फेरी क्या होती है? फेरी मतलब इधर से जैसे कोई जल भाग है, उसमें 2 स्थल भागों को अलग करती है। तो वहाँ पर तो कोई आपका रोड ट्रांसपोर्ट या कोई गाड़ी व्हीकल तो जा नहीं सकती है। तो उसमें इस भाग, जो जल भाग 2 भूमि भागों को, स्थल भागों को विभाजित करता है, उस क्षेत्र को ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी छोटी छोटी नाव, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ऐसी नाव का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाया जाता है। तो इस उद्देश्य के लिए एक पहले पूरी कंप्लीटली सोलराइज्ड बोट बनी थी, उसका नाम था आदित्य, हमारे भारत में थी। ये 2-3 साल पहले न्यूज़ में आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अभी न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि जो रसिया का एक अवार्ड दिया जाता है सोलर मतलब इनोवेशन के क्षेत्र में, गुस्टेव ट्रोव अवार्ड इवेंट, तो उसके क्षेत्र में इसमें जो आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल के क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर बोट के क्षेत्र में, जो हमारे देश की आदित्य बोट है, आदित्य फेरी बोट है, इसको नामित किया गया है, जो है 12 अन्य साथियों के साथ। तो देखते हैं कि इसको अवार्ड मिलने की संभावना है। तो आदित्य हमने जाना, ये कम्प्लीटली सोलराइज्ड बोट है, पहली हमारी फेरी बोट है, ये हमने इसके बारे में जाना। अगली न्यूज है, ट्रेम्बल आफ्टर द ट्रेमर्स। तो जैसे कि जान रहे होंगे कि पिछले कई दिनों में, लगभग मई के बाद से ही काफ़ी इसी 1-2 हफ्ते में 4-5 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी के। तो इससे संभावना ये भी जताई जा रही है कि क्या, कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या कोई गंभीर अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये एक संकेत हो सकता है, जैसे कई छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, उसके बाद जो है देखा जाता है, एक संकेत भी माना जाता है कि बड़ा अर्थक्वेक आने की संभावना है। तो वही चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। ये हमारा मेंटल लेयर से जनित होता है। जो पृथ्वी के में 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। तो जो मेंटल लेयर है, उसी में से इसका जन्म होता है। जहाँ पर जन्म होता है उसे फोकस बोलते हैं, और जहाँ पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है, या उस फोकस के सबसे नज़दीक जो बिंदु होता है पृथ्वी पर, उसे इंग्लिश में एपिसेंटर या फिर हिंदी में अधिकेंद्र बोलते हैं। तो ये हमने जाना अर्थक्वेक के बारे में। तो जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है, अर्थक्वेक प्रोन है काफ़ी, क्योंकि देखेंगे आप, जब इसका निर्माण हुआ था हिमालय का, तो कैसे हुआ था? जो इंडियन प्लेट है, ये आपका यूरेशियन प्लेट में जाके टकराई थी। तो यानी कि यहाँ पर फॉल्ट जोन है, दो प्लेटों का मिलन बिंदु है। तो जो 2 प्लेटों का मिलन बिंदु है, वहाँ पर गतिविधियाँ
जाहिर सी बात है टेक्टोनिक गतिविधियाँ जो है संभावनाएं रहती हैं जिससे अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। और दिल्ली आपका हिमालय के काफ़ी नज़दीक पड़ता है, इसलिए दिल्ली और आपका प्रभावित होने की संभावना रहती है। ये हमने ना अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी NSA इन्वोक्ड अगेंस्ट 4 प्रोटेस्टर्स। तो जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसी के क्रम NTCA प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी कुछ जो है प्रोटेस्ट हो रहा था NTCA। तो उससे संबंधित 4 व्यक्तियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, जिसको काफ़ी चर्चित रूप में जाना जाता है, रासुका को इन्वोक किया गया है, उनके अंतर्गत लगाया गया। रासुका क्या है? ये 1980 में बनाया गया एक कानून था जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि कोई वो ऐसी गतिविधि ना करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा हो, तो उसको क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी प्रावधान हमारे अनुच्छेद 22 में दिया गया है, संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 22 भी आपको एक बार जाकर देख लेना चाहिए। तो हमने जाना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है हाई कोर्ट इशूज गाइडलाइंस इन केसेस अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। तो जो कर्नाटक का हाई कोर्ट है उसने एक गाइडलाइन जारी किया है कि जो भी लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो विदेश से आए हुए हैं, वीज़ा वायलेशन के मतलब उनका वीज़ा समाप्त हो चुका है, अभी भी रुके हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो भले उनको बेल दे दी गई हो, लेकिन जब तक पूरा केस समाप्त नहीं हो जाता, निर्णय हो नहीं जाता है, या फिर उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, यानी दोनों देशों की संधि के माध्यम से दोनों देशों की संधि के माध्यम से उनको दूसरे देश नहीं भेजा जाता है, तब तक वो उस देश को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जैसे कि जिसमें देख रहे होंगे तबलीगी जमात के जो है सदस्य हैं, उनके खिलाफ केसेस फाइल किए गए हैं, क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए हैं। क्या इनकी जो साजिश थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, जैसे जो संक्रमण था, क्या इनकी साजिश तो नहीं थी? तो अभी जो विदेशी फंसे हुए, जो इंडोनेशिया मलेशिया से आए हुए मुस्लिम समुदाय के लोग जो तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए आए थे, तो उनको अभी डिपोर्ट नहीं किया, उनको अभी भेजा नहीं जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे। ये कर्नाटक हाई कोर्ट कह रही है। कंट्री इज स्टिल एट रिस्क सेज WHO एक्सपर्ट। तो WHO के एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत अभी भी खतरे में है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोग देखिए कल्पना कर रहे हैं कि लग रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो है समस्या कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। WHO बार बार बोल रहा है कि अभी भी खतरे में है। और जाहिर सी बात है, हम एक देख रहे हैं कि हर देश का एक पीक फेज आ रहा है। जैसे एक समय इटली और जो है आपका स्पेन चर्चा में था, उसके बाद आपका देख रहे होंगे तो USA चर्चा में था, अब ब्राज़ील चर्चा में है। अब संभावना जताई जा रही है कि इंडिया की बारी है। इंडिया में जो केसेज अब इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है टेम्पल्स इन केरला सेट टू ओपन डोर्स टू डिवोटीज ऑन June 9। तो जो केरला में मंदिर होंगे वो June 9 से खुलेंगे अपने जो है श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम्स को फॉलो करते हुए। जैसे केवल 50 लोगों को एक समय में टेम्पल के प्रेमिसेस में एंट्री दी जाएगी और 1 घंटे में केवल 150 लोगों को मतलब एंट्री दी जाएगी, यानी कि सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए सब चीज़ें। और कोई VIP दर्शन का प्रावधान नहीं होगा। तो इस तरह से संक्रमण भी ना हो और टेम्पल भी खुले श्रद्धालुओं के लिए, दोनों चीज़ ध्यान देने का प्रयास किया गया है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है ऑल 6 वांट खालिस्तान अकाल तख्त हेड ने कहा है। जो अकाल तख्त है आपका कहाँ पर है? ये जो स्वर्ण मंदिर है वहीं पर उसको अकाल तख्त बोले जाते हैं। सबसे बड़ा सिखों का धार्मिक स्थल माना जाता है। तो वहाँ के जो हेड है उन्होंने कहा कि सभी सिखों को खालिस्तान चाहिए। तो क्या हुआ था? मामला ये हुआ था, जो 36वीं एनिवर्सरी थी, वार्षिक वर्षगांठ थी ऑपरेशन ब्लू स्टार का। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? जो खालिस्तान मूवमेंट था, खालिस्तान मूवमेंट आपका जो है सिख समुदाय जो है एक अलग जो है सिख राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जिसको खालिस्तान नाम वो बोलते थे। तो उसकी जो मांग चल रही थी तो उसमें काफ़ी जो है उग्रवादी गतिविधियाँ हुई थी, जो एंटी नेशनल गतिविधियाँ हो रही थी, यानी भारत से एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग चल रही थी। तो उसी को दबाने के लिए सिख खालिस्तानी मूवमेंट में इन्वॉल्व थे उनको जो है इंडियन फोर्सेस द्वारा मारा गया था, उनको किल किया गया था गुरुद्वारे में घुसकर। तो उसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाते हैं। तो उसकी 36वीं वर्षगांठ के याद करते हुए कुछ सिखों ने खालिस्तान की मांग को जो है खालिस्तान संबंधी नारे लगाए थे वहाँ पर जो है स्वर्ण मंदिर में। तो वही बात उसी संबंध में अकाल तख्त के जो हेड है उन्होंने कहा है सभी सिखों को खालिस्तान चाहिए। तो ये चीज़ कही गई जो कि स्वीकार नहीं होगी। जाहिर सी बात है, हमारी संप्रभुता पर कोई खतरा होता है तो उसके लिए हमें प्रावधान हमारे संविधान में भी। हमने यहाँ पर क्या जाना, खालिस्तान मूवमेंट क्या था और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, 2 चीज़ें यहाँ पर हमने सीखा। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है इसरो एरीज टाई अप फॉर स्पेस मॉनिटरिंग स्टडीज़। तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, उसने एक समझौता किया है किसके साथ? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के साथ, जो नैनीताल में स्थापित है,
जिससे इसके साथ मिलकर वो काम करेगी स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ पे। तो ये चीज़ है, तो जो अभी हम देखेंगे और प्राइवेट और नए जो है एजेंसियों से कोलैबोरेशन कर रही है इसरो, ताकि स्पेस सेक्टर में और इंटेलिजेंस गैदर किया जा सके और लोगों का सहयोग लिया जा सके। एमिड पैंडेमिक पद्म अवार्ड्स पोर्टल गोज लाइव। तो जैसे कि महामारी चल रही है, इसके दौरान देखिए पद्म जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। अभी गणतंत्र दिवस के उससे पहले ही जो है आपका प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपना खुद ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कि जो भी अपने आप को समझता है मैं पद्म पुरस्कार पाने के इच्छुक काबिल हूँ, तो 800 शब्दों में अपने कार्य को व्याख्या करके वो पोर्टल पे जमा करे। ऐसा अब ऑनलाइन व्यवस्था है, पहले क्या था ऑफलाइन जमा करना होता था, लेकिन अभी इसको ऑनलाइन कर दिया गया है जो सबमिशन प्रोसीजर। तो इसमें 800 शब्दों में अपनी गतिविधियों को आप लिखिए, यदि आपको लगता है कि आप पद्म पुरस्कार पाने के काबिल हैं, और उसकी स्क्रूटनी होगी। अगर आप पैसे पाए जाते हैं तो आपको 26 जनवरी के दिन के अवसर पर घोषित किया जाता है पद्म पुरस्कार किसको मिलेगा। तो ये हमने है ना पद्म पुरस्कार संबंधित जो पोर्टल अब ऑनलाइन हो चुका है, ये बताया गया इसमें। महाराष्ट्र टू बाई रेमडेसिविर एट 12 करोड़ रुपीज़। तो जैसे रेमडेसिविर एक दवा है जो बताई जा रही है, एक वैक्सीन है कि जो इबोला के लिए पहले प्रयोग की जाती थी, ये बताई जा रही है कि कोरोना से लड़ने में भी काफ़ी इसकी हेल्पफुल हो सकती है। तो अभी देखिए इसका स्टेज 2 ट्रायल चल रहा है, स्टेज 3 ट्रायल अभी होने वाला है। तो इसी के क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कहा है, अगर भारतीय कंपनियां उपलब्ध नहीं करा पाती हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में, हम बांग्लादेश से या फिर कहीं से भी मतलब 12 करोड़ रुपए तक की रेमडेसिविर खरीदेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे रेमडेसिविर दवा किससे संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो गया, रेमडेसिविर हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया। ये सब जो टेक्निकल टर्म्स हैं अक्सर हमारी चर्चा में आते रहते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर ये कोविड-19 की दवा है। सोडियम हाइपोक्लोराइट ये जो है हमारा सैनिटाइजेशन के लिए जो भी आपका सोल्यूशन है यूज़ किया जाता है स्प्रे करने के लिए। तो ये चीज़ हमने देखा, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है विकल्प के रूप में। CBSE सेट टू रिलीज रिड्यूस सिलेबस। तो जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी समय हमारे बच्चों का, हमारे विद्यार्थियों का चला जा चुका है, क्लास स्कूल्स बंद थे, तो उसी वजह से जो अगले वर्ष का सिलेबस होगा समय भी कम हो गया, तो इसलिए उसको सिलेबस को छोटा किया गया है CBSE के द्वारा, ये बात बताई जा रही है। अब एक इंटरव्यू छपा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिसमें बताया गया है कि कैसे मतलब राज्य सबसे अच्छा रहा कोविड से लड़ने में। तो ये सब चीज़ें उसमें उनके कुछ अनुभव बताए गए हैं। तो पहली बात इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका राज्य मॉडल स्टेट है, तो कैसे आप कर पाए, ये सब कैसे संभव हुआ। तो इन्होंने बताया कि हमने बहुत सी चीज़ें की, जैसे 3 महीने के लिए हम सभी को जो है एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन दिया, जिसमें 21,000 करोड़ रुपये हमने खर्च किया, और 2500 रुपये 33 लाख लोगों की जनसंख्या अकाउंट में डाला। जिनका अकाउंट नहीं था उनको हमने डायरेक्ट कैश दिया है। और बताया कि जो ड्राई राशन किट्स दी हैं, हम लोग 3.5 करोड़ ड्राई राशन किट्स दिया है, और 34 लाख लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा अन्न उपलब्ध करा रहे हैं। ये सब चीज़ें बताया कैसे वो लड़ने में सक्षम रहे। और बताया कि जो कैसे और चीज़ें मतलब सफल हुआ है, कैसे मॉडल स्टेट बना। तो कहा कि हमने टेस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई, यानी हमने टेस्टिंग बहुत बड़े स्केल पे की। और फिर पूछा जाए इनसे चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, तो कहे कि इतनी बड़ी जनसंख्या का टेस्ट कराना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और अभी वर्तमान में राजस्थान 17,000 टेस्ट पर डे कर रहा है, और कह रहे हैं हमारा लक्ष्य है 25,000 टेस्ट हम प्रतिदिन करेंगे। फिर ये बता रहे हैं कि इनसे क्या क्या चुनौतियां रही, इससे और चीज़ें चुनौतियों में इन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसमें राज्य को विशेष आर्थिक मदद कोई नहीं मिली है, जिससे राज्य की आर्थिक जो है क्षमता मजबूत हो सके। तो ये सब चीज़ें कुछ इंटरव्यू में इन्होंने कहा है। अब हम चलेंगे, ये आपका देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ है। ब्राज़ील कुड क्विट WHO वांस बोल्सोनारो। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, ये काफ़ी ट्रंप की पॉलिसी से एग्री करते हैं। ट्रंप जैसे, इनको ट्रॉपिकल ट्रंप भी कहा जाता है, यानी कि भूमध्य क्षेत्र का ट्रंप कहा जाता है इनको। तो ट्रंप की विचारधारा से काफ़ी जो है सहमत रहते हैं। तो ट्रंप जैसे कि आप जानते हैं, ट्रंप ने घोषणा की है कि USA WHO से बाहर आ गया है। तो कह रहे हैं कि अगर जो है ये WHO, जैसे WHO ने एक गाइडलाइन जारी की थी, इसमें कहा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो ट्रायल टेस्टिंग था उसको रोक दिया गया था, कि लैंसेट और कुछ रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इफेक्टिव नहीं है इससे लड़ने में, और ये नुकसान भी पहुँचा सकती है। उसके बाद जो है WHO ने इसका ट्रायल रोक दिया था, लेकिन बाद में लैंसेट जर्नल ने अपनी जो स्टडी थी इसको वापस ली, बोला कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो ही उस पर आरोप लगाते हुए बोल्सोनारो ने कहा है कि अगर WHO ये बायसनेस छोड़ ना देगा तो हम WHO से बाहर आ जाएंगे, ये बात बताई गई है। और देखिए एक न्यूज़ है, वी मस्ट बी प्रिपेयर टू लिव विद द वायरस फॉर लॉन्ग टाइम। तो जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, ये कह रहे हैं कि जो है अब हमें लंबे समय के लिए कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालनी होगी।
तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब केसेस जो है भले बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमीज़ खुल रही हैं ज़्यादातर विश्व की, ये बात बताई जा रही है। सीसी अनाउंस न्यू लीबिया इनिशिएटिव। जो इजिप्ट के यानी मिस्र के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, तो ये जैसे आप जान रहे होंगे अफ्रीका में जो लीबिया है वहाँ पर काफ़ी जो है गृह युद्ध टाइप का है। वहाँ की जो सरकार यूएन बैक्ड सरकार है और वहाँ के जो मिलिट्री कमांडर हैं हफ्तार, तो खलीफा हफ्तार, इन दोनों में काफ़ी गतिरोध चल रहा था। तो अभी देखिए अभी तो फिलहाल यूएन बैक्ड जो गवर्नमेंट थी उसने फिर जो है थोड़ा सा मजबूत है अभी वहाँ पर। तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने जो है एक मिडिल प्लान लाया है कि दोनों के लिए ताकि समझौता किया जाए, वहाँ पर शांति स्थापित की जाए। हमें यहाँ जानना क्या है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी। और लीबिया में संकट चल रहा है, लीबिया में संकट चल रहा है किसके इसके बीच में, यूएन बैक्ड गवर्नमेंट और वहाँ की जो जनरल के फोर्सेज आर्मी फोर्सेज के जनरल हैं खलीफा हफ्तार, इनके मध्य चल रहा है सत्ता को हथियाने के लिए। तो ये चीज़ हमने जाना यहाँ पर। अगली न्यूज़ है चाइनाज न्यू पोर्ट एम्स टू कर्ब लैंड ग्रैब। तो चाइना में एक लैंड से जो है भू अधिकार संबंधी एक नया कानून आया है जिसमें बताया गया है कैसे जो है वहाँ के लोकल लोगों का भूमि अधिकार कम किया जा रहा है। चाइना जैसे कि जानते हैं आप कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट मतलब क्या है, वहाँ पर कॉमन लैंड होल्डिंग होती है, किसी विशेष व्यक्ति का यानी व्यक्ति का किसी ज़मीन पर अधिकार नहीं होता है, समूह का अधिकार हो सकता है या फिर राष्ट्र का अधिकार हो सकता है। वहाँ पर जैसे आपका अगर कोई घर है तो घर का अधिकार आपका 70 साल तक, यानी प्राइवेट व्यक्ति को केवल लैंड होल्डिंग का अधिकार 70 साल तक के लीज के लिए मिल सकता है। और अगर घर है तो वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो सकता है, लेकिन उसको परमानेंट आपका अधिकार नहीं हो सकता है। तो उसी क्रम में नई चाइना ने लैंड पॉलिसी लाई है, तो वही बताया जा रहा है किस तरह वहाँ पे लोगों को अधिकार नहीं दिया गया, ये चीज़ दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अगली न्यूज़ है फ्रेंच फोर्सेस किल अलकायदाज अल्जीरियाज लीडर। तो जो फ्रेंच की सेनाएं हैं उन्होंने अल्जीरिया के जो अलकायदा के नेतृत्व करता एक आतंकवादी था उसको मार गिराया है। अलकायदा एक आतंकवादी समूह है जो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में काफ़ी गतिविधियां प्रभावित कर रहा है। तो वहाँ पर देखिए क्या है कि जो अफ्रीकी देश हैं वो अभी राजनीतिक रूप से अस्थिर है, तो कोई प्रॉपर आर्मी नहीं, कोई मिलिट्री नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन काफ़ी सक्रिय होते हैं। तो फ्रेंच फोर्सेज वहाँ पर इस समय काम कर रही है। लगभग 5000 से ज़्यादा फ्रेंच फोर्सेज है जो वहाँ से लड़ रही हैं अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में। तो साहेल क्षेत्र कहाँ है, यह चीज़ आपको देखना है। उत्तरी अफ्रीका के जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है उससे नीचे थोड़ा सा जाएंगे, जैसे उत्तरी अफ्रीका का भाग खत्म होता है वो साहेल क्षेत्र है, ये डेजर्ट रीजन आपका जो है आता है, ये चीज़ बताई गई है। नॉर्थ कोरिया थ्रेटन साउथ ओवर एंटी रेजिम लीफलेट्स। तो जो उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया को धमकी दी है दक्षिण कोरिया को, इस मामले में हम देखेंगे तो जो उत्तर कोरिया है तानाशाही शासन यहाँ पर चल रहा है, किम जोंग उन यहाँ के तानाशाह हैं। यहाँ पर काफ़ी तरह के दबाव होते हैं, वहाँ के नागरिकों पर भी काफ़ी प्रतिबंध होते हैं। तो नागरिक कुछ जो है उत्तर कोरिया को छोड़कर दक्षिण कोरिया भाग जाते हैं अक्सर। तो जो लोग दक्षिण कोरिया में शरण लेते हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, हॉट एयर बलून के पे अपना मैसेज लिख के हवा में उड़ा देते हैं और उसको जो है नॉर्थ कोरिया में लैंड कराते हैं, और उसके बाद पूरा जो भी विरोध में उसके लिखते उस बलून में अपना मैटर लिख के भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि किस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, किस तरह से परमाणु परीक्षण हो रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो नॉर्थ कोरिया इससे नाराज़ हुआ और साउथ कोरिया को बोला कि जो भी लोग हमारे यहाँ से भाग के आपके यहाँ जा रहे हैं उनको आप कंट्रोल करो कि ऐसे मैसेजेज ना भेजें हॉट एयर बलून के थ्रू, अन्यथा हम आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। जैसे एक लाइजन ऑफिस है जो दोनों के बीच संबंध में वार्तालाप, कोई भी मामला होता है तो वार्तालाप करने का केंद्र होता है। हम बोल रहे हैं कि लाइजन ऑफिस भी बंद कर देंगे और अन्य भी आपको हम आपके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी मिलेंगे। उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया को धमकी दी है। अब हम आर्थिक जगत से देखेंगे, सस्पेंड इम्पोर्ट ऑफ रबर यूपीएएसआई। तो जो जैसे कि आप जानते हैं रबर उद्योग में भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, हमारे किसान इसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो दक्षिण भारत के किसान हैं, केरला कर्नाटका, यहाँ कुल किसान रबर उत्पादन काफ़ी होता है। तो उन्होंने कहा है कि रबर का इम्पोर्ट आप कम करिए, यानी कि रोक दीजिए, क्योंकि भाई जो आपके डोमेस्टिक रबर उत्पादन हो रहा है वही जो है नहीं बिक पा रहा है, तो पहले आप डोमेस्टिक रबर को खरीदिए थी, ये उनके एसोसिएशन ने मांग की है। अगली न्यूज़ है पोल्ट्री फार्म प्राइसेज एट प्री लॉकडाउन लेवल्स। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो मुर्गी पालन क्षेत्र में लॉकडाउन जैसे हुआ था तो एक अफवाहें फैल गई थी कि कोविड जो है ये मुर्गी के मीट से खाने से भी, यानी मुर्गे के मीट से, चिकन मीट से भी काफ़ी फैल रहा है। तो प्राइसेज बहुत ज़्यादा गिर गई थी, 5 रुपये 10 रुपये किलो मुर्गे का मीट बिक रहा था, जिससे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और अभी देखिए क्या है कि जैसे लॉकडाउन अब खुल रहा है धीरे, फिर प्राइसेस नॉर्मल से हो गई, बल्कि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम है तो प्राइसेस थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गई हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी जो नुकसान हुआ है वो रिकवरी नहीं हो पाई है इतने दिन में, ये चीज़ बताई जा रही है।
अगली न्यूज है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड फाइल्स प्ली अगेंस्ट स्टे ऑन ई वोटिंग। तो जैसे कि हमने पहले न्यूज़ देखा था, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने एक अपने 6 प्रोग्राम्स को बंद कर दिया था कि यानी चूँकि रेट बहुत ज़्यादा गिर रहे थे तो नुकसान होने की संभावना थी, तो उसको उसने लॉक कर दिया था। उसके बाद जो भी उसके कस्टमर्स थे उसने कहा था हम वोटिंग कराएंगे, अगर भी सभी कस्टमर एग्री होंगे तो हम उसको लिक्विडाइज कर देंगे, उसको मोनेटाइज कर देंगे और जो भी पैसा होगा हम अपने कस्टमर्स को बांट देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो आप वोटिंग नहीं कराएंगे अभी। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने फिर याचिका दायर की है। रिलायंस जियो नेट डेट प्लेमेट्स टू 21,900 करोड़। तो रिलायंस डेट जैसे कि जानते हैं कि पिछले वर्ष तक 2,17,000 करोड़ की इसका इस पर ऋण था, लेकिन अपने जिस कंपनी को जीरो ऋण बनाने का उद्देश्य कर रही है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। तो अभी जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने शेयर्स लॉन्च किए हैं, राइट्स इशूज़ लॉन्च किए हैं और उसमें जियो ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब क्या है, अब केवल 21,900 करोड़ रुपए का कर्ज रह चुका है रिलायंस इंडिया पे, रिलायंस जियो पे। तो ये उद्देश्य कर रही है कि हम जीरो डेट कंपनी बने। अगला एक इंटरव्यू छपा हुआ है, इंडिया फेसिंग डिमांड रिसेशन। तो इसमें इंटरव्यू में बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था जो हमारी प्रभावित है उसका बड़ा कारण है कि मांग की कमी है, और मांग को बूस्ट करने के लिए एक सुझाव बताया जा रहा है, अपने आप एक कार्य कर रहा है। जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है काफ़ी इस समय फायदे में चल रहा है, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी इस समय उत्पादन भी काफ़ी हमारा अच्छा हो रहा है। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होगी, जब आय में वृद्धि होगी तो मांग भी बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ेगी तो आर्थिक स्थिति हमारी फिर से सुधर जाएगी, हमारा जो आर्थिक गाड़ी है फिर से जो है अपने रास्ते पे आ जाएगी। इस साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड की जाएगी। ये आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस पर वीडियो मिलेगी आपको। अब देखिए थोड़ा सा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे है, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट एक चल रहा है, ये क्या है। तो अमेरिका में जैसे कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनकी जो है गले उनको उनके गर्दन पर पैर रखा गया था 8 मिनट तक एक पुलिस वाले के द्वारा, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो वहाँ पे देखा जाता है तो जो अफ्रीकन के खिलाफ अत्याचार काफ़ी कॉमन है, तो उसी के खिलाफ जो है इस समय पूरा अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी रंगभेद हो रहा है और अफ्रीकन अमेरिकन के साथ वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, उसको रोका जा सके। तो ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट से संबंधित मामला था। इन द आई ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन स्टॉर्म। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो हमारी जो है, जो उसका डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि कोविड-19 के लिए बहुत हेल्पफुल दवा है और इंडिया भी इसका यूज़ कर रहा है, तो ये अभी चर्चा में क्यों आई थी, इसको हम देखेंगे। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन संबंधित एक रिपोर्ट जारी हुई थी, लैंसेट जर्नल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है, बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है। इसने कहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रभाव कुछ नहीं होता है कोविड-19 पर, और जो है बल्कि एक जो है नुकसान भी पहुंचाती है, जो हार्ट पेशेंट भी क्रिएट करती है। तो बाद में जब इसको पीयर रिव्यू को लिया गया, जर्नल मांगा गया पीयर रिव्यू के लिए कि भाई चेक करें, हम रिव्यू करें, तो जो जिस आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी तो उस एजेंसी ने अपना ऑडिट कराने से ही मना कर दिया, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सका। तो बाद में इस जर्नल ने अपनी रिपोर्ट स्टडी वापस ले ली, भाई कि हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई। तो यानी वो रिपोर्ट निराधार थी, तो इसलिए वो चर्चा में आई। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देखिए अभी भी हमारे देश में प्रयोग हो रही है, ICMR ने भी इसका ट्रायल कंडक्ट किया था, बोला था ये सही जा रही है हमारी। अगली एक न्यूज़ है, स्पाई मास्टर टर्न PM। तो ये पूरा कहानी बताई जा रही है कैसे इराक में नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है, मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो इनके खिलाफ काफ़ी जो है गतिरोध चल रहे हैं। ये पहले आपके वहाँ के खुफिया विभाग में कार्य करते थे इराक में, सद्दाम हुसैन के समय ये सद्दाम हुसैन के विपक्षी दल में काम करते थे। तो इनको ये उन्होंने छोड़ के ईरान में शरण ली थी। तो कैसे बताया गया, कैसे कैसे पूरा इनका जो है जीवन काल का कार्यक्रम घटनाक्रम रहा, और अभी वर्तमान में इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इराक का। इराक में एक शहर है मोसुल। तो अक्सर जगह लोकेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका इराक में शहर जैसे दे दिया जाएगा मोसुल कहाँ पर है, ऐसी चीज़ें। तो इराक में है चीज़ जानना है आपको, तेहरान कहाँ पर, ईरान की राजधानी है स्वयं। तो ऐसे से कुछ प्लेसेज आपको ध्यान देने होते हैं जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से। अगली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पोचिंग डबल ड्यूरिंग लॉकडाउन सेज वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ में व्यापार होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है कि जो भी आपको वन्य जीव में कोई इलीगल व्यापार तो नहीं हो रहा है, गैरकानूनी व्यापार तो नहीं हो रहा है। उसके लिए एक संस्था, एक NGO बनाई गई है, ट्रैफिक। ये 1976 में IUCN और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा मिलकर बनाई गई थी। ये एक NGO है, ये अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यानी कि विभिन्न सरकारों के माध्यम से मिलकर बनी नहीं है, बल्कि एक NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसने एक रिपोर्ट जारी किया है, इंडियन वाइल्ड लाइफ एमिड्स द कोविड-19 क्राइसिस एंड एनालिसिस ऑफ स्टेटस ऑफ पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड।
इस नाम से इसने रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया है कि जो वन्य जीवों की हंटिंग है, उनका शिकार है, उसमें दोगुना बढ़ोतरी देखी गई है। चूँकि लॉकडाउन हो गया है तो सारी एजेंसी, सारे जो सरकारी कार्यक्रम है वो सब व्यस्त है कोविड-19 को कंटेन करने में। तो उसी समय में जो पोचर शिकारी है उन्होंने अवसर पाया है, शांति क्षेत्र पाकर उन्होंने हंटिंग डबल कर दी गई। तो ये चीज़ बताई गई है। हमने जाना यहाँ पर ट्रैफिक के बारे में, वाइल्ड लाइफ कोचिंग के बारे में। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न कौन सा है हम देखते हैं। प्रश्न हमारा है, ट्रैफिक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। यह अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, यह एनजीओ है। तो केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट किससे संबंधित है। रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने से, अफ्रीकियों के स्वास्थ्य से संबंधित, अफ्रीकियों को पश्चिम में समान रोजगार के अवसर से संबंधित, या उपर्युक्त सभी। मोसुल शहर किस देश में स्थित है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसको आपको 20 वर्ड्स में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।